प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। हमने उसकी प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा इसके अगला है जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसकी संरचना कैसी होती है। यहाँ हम केवल ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम की संरचना का वर्णन करेंगे। किसका? ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम। ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम का मतलब वही हो गया Ma3Al। इसकी संरचना की बात करेंगे हम। और हम ये जानते हैं कि यह बेंजीन विलियन में डाइमर के रूप में पाया जाता है। किसमें? इन बेंजीन सॉल्यूशन। किस रूप में पाया जाता है? ये डाइमर के रूप में, द्विलक के रूप में बेंजीन विलियन में ये पाया जाता है। परंतु वाष्पावस्था में द्विलक व एकलक के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। किसमें? बट इन वेपर के अंदर ये इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम में रहता है किस किस के बीच में? मोनोमर और डाइमर के बीच में। जैसे डाइमर तो हो गया Ma6Al2, ये तो है डाइमर, और ये है इसका मोनोमर। इसके रूप में ये रहता है। ट्राइएल्किल एल्यूमिनियम यौगिकों में संगठन की मात्रा किसी हाइड्रोकार्बन विलायक के निम्न क्रम में पाई जाती है। आर बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पे ट्राइएल्किल में आर बराबर क्या हो सकता है? मेथिल सबसे ज्यादा, इसके बाद में एथिल, इसके बाद में आइसोप्रोपिल, और इसके बाद में आइसोब्यूटिल। ये ऑर्डर है आर का। जो ट्राई एल्किल है ना, एल्किल ट्राई मेथिल, जो आर है इसको हम ट्राई एल्किल कह सकते हैं। तो आर में सबसे ज्यादा मेथिल, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम के बारे में ही बात करेंगे। एक्स किरण विवर्तन से जो ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम सी एल्यूमिनियम सी। अब ये तो एल्यूमिनियम और ये सी है। सी का मतलब यहां पर होगा मेथिल से, ये H, ये सामने की तरफ H, ये पीछे की तरफ H। इसी प्रकार इनमें सभी में होगा ये सामने की तरफ, ये पीछे की तरफ, और ये प्लेन। इसी प्रकार यहां पे सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ है CH3। ऐसा ही इसमें है, ये सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ। ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब इसके अंदर देखिए, ये एल्यूमिनियम वाली जो मेथिल है इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 123 डिग्री है, और ये जो कार्बन कार्बन का ये जो बॉन्ड एंगल है एल्यूमिनियम कार्बन एल्यूमिनियम का, ये 74.5 है डिग्री, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है 1.97, और ये है 2.14। तो ये डाइमर
किसकी संरचना है? ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम। ये ट्राइमेथिल और ये एल्यूमिनियम और ये इसका हो गया डाइमर। ये इसकी स्ट्रक्चर है। और एक्स किरण विवर्तन से हमें पता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन से इस स्ट्रक्चर का हमें पता है। डाइमर में बंध की प्रकृति को ट्राइसेंट्रल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की धारणा पर इजीली समझाते हैं। प्रत्येक एल्यूमिनियम के संयोजकता कक्षकों में sp3 संकरण द्वारा 4 संकरित कक्षक बनते हैं। एल्यूमिनियम का इसमें जो संकरण है वो sp3 है, sp3 है। और sp3 के लिए हमें पता है, क्लियरली हमें पता है कि 4 प्रकार से, इस प्रकार से एल्यूमिनियम 1 2 और ये 3 और ये 4th, ये हाइब्रिडाइजेशन है, चतुष्फलकीय संरचना होगी। तो इसमें 4 प्रकार के sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। एल्यूमिनियम में 4 प्रकार के sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। ये बंध सामान्य बंधों की तरह डाइसेंटर बॉन्ड है। शेष 2 sp3 संकरित कक्षक 2 ट्राइसेंटर्ड बंध बनाने में काम में आते हैं। ट्राइसेंटर्ड बंध 3 परमाणुओं के मध्य बना 2 इलेक्ट्रॉन युक्त एकल बंध होता है। इसमें एल्यूमिनियम, दोनों एल्यूमिनियम परमाणु का एक संकरित कक्षक तथा CH3 समूह के कार्बन का एक संकरित कक्षक मिलकर एक आणविक कक्षक बनाते हैं। ये दो मैथिल समूह से जो 2 एल्यूमिनियम परमाणु से जुड़े रहते हैं एक ब्रिज मैथिल समूह कहलाते हैं। इस प्रकार जो डाइमर है 4 अंतस्थ तथा 2 ब्रिज मैथिल समूह है। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। मैं आपको बना के दिखाऊं। ये एल्यूमिनियम है, sp3 संकरण है इसमें, ये लीजिए, ये अलग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये sp3 संकरित कक्षक है, ये sp3 और ये sp3, ये sp3 संकरित कक्षक है। ये भी sp3, ये भी sp3, इन्होंने बॉन्डेज बना दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा एल्यूमिनियम गिरा, ये एल्यूमिनियम थोड़ा सा इसके साथ में बीच में कार्बन भी है। इन दोनों एल्यूमिनियम के बीच में कार्बन है। तो कार्बन का कौन सा कक्षक आएगा? sp3, इसका ऑर्बिटल आएगा इसका भी। तो इसमें ऐसा आएगा, ये कार्बन का, ये एल्यूमिनियम, ये लीजिए, ये लीजिए, ये इसमें भी कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये तो है ये वाला, ये ऐसे, और ये वाला आपको बता ही दिया, फ्रंट में और पीछे वाला और एक प्लेन में। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी। ये जो एंगल है ये है 109 डिग्री, ये 5 मिनट है। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई? ये एल्यूमिनियम और ये एल्यूमिनियम डाइमर के रूप में ये रहता ही रहता है। तो ये यहाँ पे हो गया मैथिल, ये यहाँ पे हो गया मैथिल, ठीक है। इसके बाद में ये भी हो गया मैथिल और ये भी हो गया मैथिल, ये भी हो गया मैथिल और ये भी हो गया मैथिल। तो ये डाइमर है। यहाँ Me जो है वो तो है अंतस्थ मैथिल ग्रुप। कौन से वाले? ये वाले। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसको ट्राइंगुलर में ले लूं।
ये दो अलग है, ये दो ब्रिज है, और ये टर्मिनल है, टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, लेकिन ये है ब्रिज। तो ये 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसको हम ट्राई सेंटर्ड कहते हैं। ये हो गया बाई सेंटर्ड, डाई सेंटर्ड, और ये है ट्राई सेंटर्ड। तो इस प्रकार से ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का जो चैप्टर था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे मरकरी के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मरकरी के कार्बोदत्विक यौगिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्बोदत्विक यौगिकों के विकास के प्रारंभिक दिनों में कार्ब मरकरी यौगिक संश्लेषित किए गए ताकि इनके औसत गुणों का भी अध्ययन किया गया। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, इसके 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। एक तो है RHGX 2 सीरीज में, नंबर 1 RHGX, यहाँ R एल्किल या एरिल, यहाँ पे R क्या है, या तो है एल्किल या एरिल R, और X यहाँ पर है विद्युत कणीय मूलक, और दूसरा जो है उसका नाम है R2HG। तो ये 2 प्रकार के कार्बोदत्विक यौगिक मरकरी के हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करेंगे RHGX की। हम किसकी बात करेंगे, RHGX। इसको कहते हैं हम एल्किल और एरिल मरकरी हैलाइड, एल्किल और एरिल मरकरी हैलाइड, RHGX। अब इसके बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मॉप भी कह सकते हैं इसको, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहली मेथड है मरकरी की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से, डायरेक्ट रिएक्शन, मरकरी प्लस एल्किल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है इसके लिए हमने जो काम में लिया है वो सनलाइट ली है। मरकरी की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से हमने करवा दी, तो हमें प्राप्त हो गया RHGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं फ्रॉम GR, तो GR के लिए क्या है, RMGX है, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। हमें बनाना RHG, तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं, RHGX बनाना है तो हम इसकी रिएक्शन मरकरी से करवा दें। तो मरकरी का कंपाउंड हमारे पास होता है RHG2Cl2, मर्क्यूरी क्लोराइड। तो Hg जो है वो यहाँ मैग्नीशियम के पास आ जाएगा, और Mg है वो आगे बाहर निकल जाएगा। तो RHgCl, ये वाला Cl इधर चला गया, तो हमारे को क्या मिल गया आगे, Mg, एक तो Cl और एक X, ये हमें मिल गया। एक और है, आगे हम बात करें सोडियम अमलगम से, सोडियम अमलगम अर्थात मरकरी की रिएक्शन किसी मेटल से होती है तो अमलगम बनता है, और यदि सोडियम के साथ होती है तो वो सोडियम अमलगम बन गया। सोडियम अमलगम होता है HgNa, यदि मेटल यहाँ सोडियम है तो ये सोडियम का अमलगम है।
तो इसके साथ रिएक्शन करवाएं हम किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो RH प्लस HgNA, तो क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन हमारे पास, अमलगम है तो अमलगम सोडा में ये हो जाएगा HgNA, तो अमलगम है ही, तो RHgX। एक और रिएक्शन है डाई एल्किल मरकरी रिएक्ट विद HgCl2। डाई एल्किल मरकरी, ये डाई एल्किल और ये मरकरी रिएक्शन किसके साथ है, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, तो RHgCl। एरिल सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन HgCl2 से, एरिल सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद सल्फोनिक मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl। तो ये लीजिए ArSO3H, ये एरिल सल्फोनिक एसिड, यदि बेंजीन होगा तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। रिएक्शन हमने करवा दी HgCl2 के साथ, तो RHgCl हो जाएगा, RHg और ये Cl, और SO2 और HCl इसमें से लिबरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड मिल गए। फिनॉल से भी हम बना सकते हैं, फिनॉल से बना सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हमने करवाई, ये फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट विद एक तो HgOAC मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड है, नंबर 1 और नंबर 2 NaCl। तो हमें मिलता है एक एरोमेटिक कंपाउंड मर्क्यूरी का, इसका नाम है HgCl, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सीफेनिल, ऑर्थो हाइड्रोक्सीफेनिल मर्क्यूरी क्लोराइड। तो ये हमारी बात थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एल्किल और एरिल मर्क्यूरिक हैलाइड किस लिए ठोस है, इनमें निम्न दाब पर ऊर्ध्वपातित या सब्लिमेट होते हैं। ये क्लोरोफॉर्म पे रिएक्शन करते हैं तो फेनिल ट्राइक्लोरोमेथिल बनाते हैं, और एल्काइनों से ये अभिक्रिया करते हैं तो ये मर्क्यूरिक का एल्काइन कंपाउंड बनाते हैं, जो कि एल्कोहलिक माध्यम में बेस के साथ रिएक्शन होती है। ट्राई एल्किल फॉस्फेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी ये एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इसका बिजली विद्युत अपघटन हो जाता है, और जो हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सीफेनिल मर्क्यूरी क्लोराइड बनाया था उसके रिएक्शन यदि आयोडीन से करते हैं तो ऑर्थो आयोडोफिनॉल भी बनता है। इस प्रकार से इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। अब हमारा अगला जो है वो RHgX के बाद में R2HgX है, R2HG है। इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। आज तक हम यहाँ पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम में इसकी संरचना और बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। आप लोग बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि आर केमिस्ट्री क्लास में लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc थर्ड ईयर, MSc फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक स्पेशल, MSc फाइनल ईयर एनालिटिकल केमिस्ट्री, MSc फाइनल ईयर और BSc पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं इस बात को विशेष ध्यान से सुने आप।
कोविड से रिलेटेड आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, सावचेत रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। किसी भी प्रकार की मिथ्यात्मक बातें व्हाट्सएप के ऊपर शेयर ना करें। जो भी है उसकी सच्चाई जानें। कुछ मिथ्यात्मक बातें शेयर होती है जो कि राज्य सरकार की एडवाइजरी के अंतर्गत नहीं है। राज्य सरकार और भारत सरकार की जो भी एडवाइजरी दी जाती है उसका आपको पालन करना है, और आप तो करेंगे ही क्योंकि आप भारत के एक पढ़े लिखे और विद्यार्थी हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने परिवार को, अपने समाज को और जहां आप रहते हैं अपने गांव को, उनको भी कोरोना एडवाइजरी का पालन करवाएं। क्योंकि जब हम कोरोना से बचेंगे तो ही पढ़ाई हमारे काम की है। कोरोना से बचने के लिए हमारे पास मेडिकल साइंस इस समय साथ नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन जो एडवाइजरी है उसका यदि हम पालन करते हैं तो हम कोरोना से बच सकते हैं और बच भी रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने मास्क नहीं लगा रखा क्योंकि मैं इस रूम के अंदर बिल्कुल अकेला हूँ। यदि आप भी इस प्रकार से जहाँ कहीं भी अपने घर में अकेले हैं, आप अपने घर वालों के साथ में अपने घर में हैं, तो आप फ्री रहें। घर से बाहर आप ना निकलें, आप भी ना निकलें, अपने परिवार को भी आप ना निकलने दें। इमरजेंसी यदि होती है, आपको बाहर जाना है तो कोरोना एडवाइजरी का पालन करते हुए आप बाहर जाएं। अर्थात आपके मास्क लगा हुआ होना चाहिए। मास्क के साथ आप लोग किसी प्रकार से विश्वासघात ना करें। मास्क कंप्लीट नाक और मुंह को ढका हुआ लगाएं। यदि आपने नाक को खोल करके सिर्फ मुंह को ढक रखा है तो ये गलत बात है। यदि आपने नाक को मास्क से नहीं ढका और सांस यदि आप नाक से ले रहे हैं, कोरोना वायरस नाक के रास्ते से आपके फेफड़े तक पहुंच सकता है, वहां पर फेफड़े को इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरा आपसे विनम्र करबद्ध निवेदन है, यदि आप घर से बाहर पहली बात तो जाए नहीं, और यदि इमरजेंसी में आपको जाना पड़ता है तो आप मास्क जरूर लगाएं। बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलें। मास्क है जरूरी। यदि हमें कोरोना को हराना है, मास्क लगाना है। दिन में जब भी हम घर के मोस्टली घर से बाहर से घर आए, कम से कम 20 से 25 मिनट साबुन से हाथ अच्छी तरीके से धोएं। ये जो पार्ट्स है इनको अच्छी तरीके से धोएं, इनको अच्छी तरीके से कलाई तक अच्छी तरीके से आप साबुन से हाथ धोएं। साबुन के हाथ धोने में जल्दबाजी आप ना करें। यदि आप घर से बाहर हैं, साबुन अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने साथ सैनिटाइजर रखें जिसमें कम से कम 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल होना चाहिए, जो कि आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। मास्क, सैनिटाइजर इंपॉर्टेंट, इन सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंस। आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में सभी को जागरूक करें। कहीं भी यदि कहीं कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है तो प्लीज़ आप उन्हें समझाएं और उनको उस धार्मिक प्रोग्राम को नहीं करने की सलाह दें। उनको कहना कि यदि हम बच गए, यदि हम टीका बनने तक टिक गए तो हम धार्मिक, सामाजिक जो भी हम प्रोग्राम करा रहे हैं हम उसको बढ़ चढ़ कर कराएंगे। तो कोरोना एडवाइजरी के साथ में शादी जैसे समारोह में भी सिर्फ 100 लोगों को परमिशन है। कहीं भी फंक्शन होता है तो सिर्फ 20 लोगों को परमिशन है। इसके बावजूद भी हमने देखा है गाँव में काफ़ी लोग इकट्ठा होते होंगे, कई बार सुनने में आता है। तो प्लीज़ आप लोग सबको सावचेत करें। आप पढ़े लिखे युवा हैं, कोरोना से खुद को बचना है और समाज को और देश को और गांव को और परिवार को बचाना है। यही हमारा इस साल का ध्येय है और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।